हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज के सेट का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो लिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ जो है, ये शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वज्जी के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। ये जो वज्जी है, वज्जी के बारे में ही ये शब्द यूज़ किया गया है, राज शब्दोपजीवी संघ जो है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वज्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के शिलालेख में कहेगा तो नॉर्मली हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं कि ब्राह्मी हो गया, खरोष्ठी हो गया, अरामाइक हो गया। तो ये ऑप्शन आपको बी वाले में देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपका इसका जो बी आंसर है वो सही होगा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक करके है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लेते क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा। जैसे अशोक के बारे में अगर है तो कुछ कुछ प्रश्न उससे भी संबंधित ध्यान रखिएगा। जैसे अशोक का नाम कहीं कहीं देता है कि वो अशोक कौन कौन से अभिलेख में मिला है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, भाबरू करके शिलालेख है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक प्रियदर्शी के नाम से भी कहेगा तो अशोक को हम लोग जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट आपका है कि कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था। तो ये कृषि की बात कर रहा है, तो नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कि कृषि का जो प्रचलन है वो नवपाषाण काल से प्रारंभ हो गया था। तो इसका आंसर जो होगा आपका नवपाषाण काल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ऐसे पालतू पशु की भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि अगर संबंधित है कि पालतू पशु कौन था, तो कुत्ते के बारे में है, सबको पता होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि चावल की खेती के साक्ष्य जो हैं किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो चावल का खेती कहेगा तो रंगपुर से मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से रंगपुर जो जगह था, यहाँ से हमको चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे चावल की भूसी का अवशेष यहाँ मुख्य रूप से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और चावल की खेती जो है विशेष रूप से रंगपुर और गुजरात के लोथल से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका श्रेय जो है निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है। ठीक है, निम्बकाचार्य जैसे कुछ कुछ संबंधित हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें द्वैतवाद वाला ध्यान रखिएगा। द्वैत कहेगा तो ये संबंधित है आपका निम्बकाचार्य से। ऐसे जनरली अगर याद किए होंगे आप लोग तो ठीक है, नहीं तो जैसे हम लोग कहते हैं ना नींबू है तो 2-4 नींबू करके हम लोग याद करते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान करके रिलेट करके देख लीजिएगा। अब इसमें कौन एक आता है जैसे द्वैतवाद करके लिखा हुआ है, द्वैतवाद की बात करेगा तो ये माधवाचार्य से संबंधित है। और नेक्स्ट आपका लिखा है शुद्धाद्वैतवाद, तो शुद्धाद्वैतवाद कहेगा तो ये वल्लभाचार्य से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बच गया एक विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्ट आदमी होते हैं राम जी की जैसे हम लोग पूजा करते हैं, तो विशिष्टाद्वैतवाद संबंधित है रामानुज से, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब भी आप लोग को एक एक करके देखते रहना है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाली ग्रंथों के अनुसार दे रहा है कि गौतम बुद्ध के समय में गांव के कितने भेद बताए गए हैं पाली ग्रंथ के अनुसार। तो पाली ग्रंथ में कहेगा तो गौतम बुद्ध के समय ये टोटल 3 का उल्लेख किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से कहेगा जैसे विभिन्न जातियों और समुदायों के बसे विशिष्ट गांव होते हैं, जिनका मुखिया एक ग्राम प्रधान होता है, दूसरा उपनगर और तीसरा सीमावर्ती गांव करके था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि विजयालय जो है वो इसका स्थापना करता है। और चोल साम्राज्य की बात करेगा तो इसका जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे कि स्थानीय प्रशासन जो है चोल साम्राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है जो कहा गया है किसी के द्वारा, और यह बीपीएससी का पूछा हुआ PYQ भी है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। बलबन इसका आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको दैवीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बलबन के द्वारा दिया गया था। रक्त और लौ की नीति कहेगा तो भी बलबन लाया था। और सिजदा पैबोस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये भी बलबन के द्वारा लाया गया था। और साथ ही एक नवरोज हम लोग पढ़ते हैं, तो नवरोज का जो फेस्टिवल था वो भी इसी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका आंसर बी होगा आपका बलबन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो अकबर का जो अनुवाद विभाग था उसमें सबसे पहले तो महाभारत का, पंचतंत्र का और कुरान का, यानी कि ये 3 किताब हैं, एक तरह से हम लोग के ग्रंथ कह सकते हैं, इनका जो है अनुवाद सर्वप्रथम इनके द्वारा करवाया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे अकबर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इसका शासनकाल वही 1556 से 1605 तक रहा है।
तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर महाभारत की बात करेगा तो इसमें फारसी में इन्होंने इसका अनुवाद करवाया था और इसका नाम रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक पंचतंत्र बच गया, तो पंचतंत्र जो है इसको ये फारसी भाषा में अनुवाद करवाए थे और अनवर सुहैली के रूप में जाना जाता है, जिसको भी ध्यान रखेंगे। और एक आपका कुरान है, तो कुरान जो है सीधे अनुवाद नहीं किया गया था इसका, पहले फारसी में ही मौजूद था, फिर भी विभिन्न धर्मों से बेहतर समझ के लिए इसकी व्याख्या जो है टिप्पणी के रूप में की गई थी। तो ये भी देख लीजिएगा, मतलब तीनों पर ही संबंधित था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निकोलो कॉन्टी, पूछ रहा है कि निकोलो कॉन्टी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आए थे। तो किस शासक के समय विजयनगर आए थे ये पूछ रहा है निकोलो कॉन्टी। तो ऐसे देखिए नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कांटी, कांटी को मतलब कांटी से रिलेट कर लीजिएगा तो ये लगभग एक की तरह होगा ना, तो उसको ध्यान रख के आप देवराय प्रथम पर जा सकते हैं, मतलब प्रथम हमको ध्यान रखना है, बस इसको याद रखिएगा निकोलो कॉन्टी वाला। तो जैसे कुछ लोग हैं तो उसको ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें प्रश्न कभी कभी पूछता है निकोलो कॉन्टी का इतालवी व्यक्ति था और ये आया था देवराय प्रथम के टाइम में। अब्दुल रज्जाक का भी देता है, ये फारसी था और ये आया था देवराय द्वितीय के टाइम में। और एक बारबोसा करके पढ़ते हैं हम लोग, ये पुर्तगाली यात्री था जो कि कृष्ण देवराय के टाइम में आया था। एक डोमिंगो पायस हम लोग पढ़ते हैं, पुर्तगाली यात्री था, ये भी कृष्ण देवराय के टाइम में आया था। और एक फर्नाओ नूनीस करके था, तो ये अच्युत देवराय के टाइम में आया था, ये भी पुर्तगाली यात्री था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्रश्न भी अगर गलती से पूछे तो आप लोग को इसमें कन्फर्म रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। तो जौनपुर से ये किसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये मुख्य रूप से अकबर के खिलाफ किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, यह फतवा 1579 में जारी किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी तब इसको जारी किया था, ठीक है। अब मजहर का मतलब होता है कि धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय जो लेगा वो राजा लेगा, तो ऐसा अकबर ने घोषित किया था। इसी वजह से जो उलेमा थे यानी कि धार्मिक विद्वान थे वो लोग नाराज़ हो गए थे और इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिए थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये घटना है 1579 की। नेक्स्ट है आपका ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ली आयोग की बात करेगा तो ये भारतीय सिविल सेवा जो है उससे संबंधित है। ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं, तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक ली आयोग बना था और उसी ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में जाकर के भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। तो ये सब लगभग आप लोग को याद होगा पहले से भी, तो इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 13 नंबर। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद कहेगा तो ये 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें सृजित किया गया था। रीजन वही था कि जैसे इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे इसको देख लीजिएगा एक बार, 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है उससे संबंधित है। इसको भी इससे पहले जो परिषद थी उसी परिषद को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद फिर इसको भारत सचिव का पद बना दिया गया था और इसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारतीय परिषद का भी गठन हुआ था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर है कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी। भवानी मंदिर ये पत्रिका है जो अरविंदो घोष के द्वारा रचित की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरविंदो घोष के द्वारा ये रची गई थी भवानी मंदिर जो है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अरविंदो घोष के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये शुरू में जो थे मतलब विदेश में रहते थे, फिर वहाँ से आए, भारतीय राजनीति में शामिल हुए। भारतीय राजनीति में शामिल होने के बाद जब इनको एक बार पकड़ा गया था तो वहाँ से भागे और भाग करके ये फिर जा करके एक आश्रम बना करके ये क्रांतिकारी संगठन से बाहर हो गए थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक हम लोग लोक हितवादी के नाम से भी पढ़ते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख करके इनका नाम है, लोक हितवादी के नाम से इनको जानते हैं हम लोग, ठीक है। और एक आपका लिखा हुआ है विनायक दामोदर सावरकर, 1857 में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है 1857 की, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन नॉर्मली सब लोग पढ़े होंगे और याद भी होगा कि पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है बनाया गया था, जो वर्तमान में हम लोग डिजाइन देखते हैं, ठीक है। और ये डिजाइन इनके द्वारा 1921 में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और फाइनली जा करके 1947 में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था, तो ये तो सबको पता होगा। और ऐसे अगर ध्वज की बात करते हैं हम लोग तो 22 जुलाई को हम लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ये सबको याद होगा, राष्ट्रीय ध्वज दिवस हम लोग मनाते हैं, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? मंजरी सेना और वानर सेना का गठन पूछ रहा है कब किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उस समय, इसी के समय इसका गठन किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन सब लोग पढ़े होंगे कि 1930 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, वही नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए? मतलब इनको बोला गया था कि पुरुषों तक नहीं रखिए, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी ऐड करिए। तो ऐसा कमला देवी चट्टोपाध्याय जो हैं इनके द्वारा इनको समझाया गया था और इस पर अमल करके बाकी उसके बाद सभी को इसमें शामिल किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। लिखा है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द, तो ये कहेगा तो चौधरी रहमत अली के द्वारा ऐसा किया गया था, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार। और ये हुआ कब था? तो 1933 में एक पैम्पलेट आया था जिसका नाम था नाउ एंड नेवर करके। तो ध्यान रखिएगा, नाउ एंड नेवर पैम्पलेट जो था उसी में पहली बार 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का जो है वो उल्लेख किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इन्होंने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। ये PYQ क्वेश्चन है, BPSC का, आप लोग जानते होंगे। और अल हिलाल के बारे में पूछा था 69वीं में। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद उन्होंने अल बिलाग की स्थापना की थी। तो ये पूछ रहा है कि कब किया गया था? तो ऐसा 1915 में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी समय ऐसा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पूछ रहा है कि किसकी पुस्तक है? द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है आपका सैयद अहमद खान का है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा, सैयद अहमद खान, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों पर और अच्छे से इसको याद करना भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी पूछ रहा है कि ये लाहौर थी, तो उनकी धार्मिक राजधानी क्या है? तो जैसा कि रणजीत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये सिखों से संबंधित हैं। तो ये सिखों धर्म में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ये जब आते हैं अपने कार्यकाल में तो दो राजधानी बनाते हैं, एक तो राजनीतिक राजधानी लाहौर में और एक धार्मिक राजधानी। तो ये पूछ रहा है कि धार्मिक राजधानी कहाँ है? तो धार्मिक राजधानी इन्होंने अमृतसर में बना रखी थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा अमृतसर। ठीक, आगे आ जाते हैं। रणजीत सिंह की बात करें तो बार बार प्रश्न भी इनसे आता है कि ये किस मिसल से संबंधित है? तो शुक्रचकिया मिसल से संबंधित हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सप्त क्रांति की बात कर रहा है तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सप्त क्रांति की बात अगर कहेगा तो। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो ये एक स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कि ये किसका स्टेटमेंट है? ठीक है, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हुमायूं की कब्र के पास जो है ये जा कर के छुपे हुए थे और लेफ्टिनेंट हडसन जो था, क्योंकि दिल्ली वाले में हम लोग पढ़े 1857 में, हडसन निकलसन दो वहाँ पे थे, तो यही हडसन जो था वो हुमायूं की कब्र के पास जाके इनको गिरफ्तार करता है और इनको रंगून भेज दिया जाता है और वहीं रंगून में इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो ये सब लोगों को पता भी होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? ये पूछ रहा है कि SC बोस ने किसके बारे में कहा था? तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में कहा गया है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है, और यही जो चौरा चौरी वाला घटना होता है 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद गांधी जी जो है इसको 12 फरवरी को इसको बंद करवा देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा और अगले महीने मार्च में इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है गांधी जी को। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्गों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए? मतलब स्वराज जो है वो सबके लिए होना चाहिए। तो स्वराज की बात जो है वो CR दास के द्वारा की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एक स्टेटमेंट आता है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो बाल गंगाधर तिलक का है, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्वराज शब्द की बात कर लेगा तो कांग्रेस के मंच से 1906 में सबसे पहले इसका उद्घोष किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं?
तो ये स्टेटमेंट जो है वो राजा राम मोहन राय का है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं के द्वारा 1828 में जो है ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, जो आगे जाकर के ब्रह्म समाज बन गया। ठीक है, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज, ये भी PYQ क्वेश्चन है आपका, ज्योतिबा फुले के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न अक्सर पूछते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये सब लूसेंट वगैरह में भी आप लोग पढ़ते होंगे तो मिल जाता होगा। ठीक है, तो अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मोहम्मद शाह था, तो ये आप लोग को याद ही होगा। और इसी सिंहासन को नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था 1739 में, तो ये उठाकर लेके चला गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा, ये पूछ रहा है कहाँ स्थापना हुई थी इसकी, तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तरुण स्त्री सभा जो है वो 1819 ईस्वी में स्थापना की गई थी, इसको ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर है कि यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, तो ये सब साइंस अब स्टार्ट हो गया है। जैसे पूछ रहा है कि यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र का जल खारा होता है, तो खारा होगा तो हल्का सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हल्का रहेगा तो हल्का ऊपर उठ जाता है, मतलब ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, ये कुछ उससे रिलेट करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कम वोल्टेज पर उपयोग करने पर विद्युत मोटर जो है जल जाएगी, क्यों जल जाएगी? तो इसका रीज़न वही है कि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगती है, जिससे कि परिपथ भंग हो जाता है और वो जल जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक उछल पाता है, क्यों उछल पाता है? तो जैसे हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, और वो कितना कम है? तो लगभग 1/6 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस वजह से होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। सर CV रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? CV रमन के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जो है स्पेशली इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कब दिया गया था अगर ये भी पूछ ले तो 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पता भी होगा आप लोग को। नेक्स्ट है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब पहली बात की वस्तु से छोटा होगा, और दूसरा चीज़ उल्टा होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वस्तु से छोटा और उल्टा जो होता है वो बनता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। पूछ रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीले में किसके बराबर होता है? मतलब मनुष्य का जो है प्रतिरोध पूछ रहा है, तो ये 10⁻³ ओम के होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग का जो है गीला वाले में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, मतलब बल के द्वारा जो कार्य है वो धनात्मक कब होगा? तो ये विस्थापन बल की दिशा में अगर हो जाए तो फिर हो सकता है, जैसे F = m × a करके हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो विस्थापन जो है बल की दिशा में हो जाए तब ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर इसी को ट्रांसफॉर्म करिएगा तो विस्थापन की बात कर रहे थे, तो विस्थापन वाला जो है वो W वाला सूत्र जो होता है, W = F × d cos θ होता है। FS cos θ हम लोग पढ़ते हैं, F × d cos θ, तो उसमें जो है उसका जो है डिस्प्लेसमेंट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल G की बात कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल G के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि इसका मान जो होता है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कहाँ पे है? तो ये ए वाले में आंसर है आपका, ध्यान रखिएगा। और वैसे सूत्र कहेगा तो G बराबर पढ़े होंगे आप लोग, F_r² m1 × m2 होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए आगे आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी? तो पहला तो आपका घनत्व रहना चाहिए, और दूसरा प्रत्यास्थता, तो ये डिपेंड रहेगा, बाकी आवृत्ति से हमको इसमें कोई मतलब है नहीं, तो आंसर आपका D हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो केंद्र की ओर लग रहा है तो मतलब अभिकेंद्रीय बल लगेगा, तो ये तो लगभग क्लियर होगा सबका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहीं बाहर लगता तो अपकेंद्रीय बल होता। ठीक, आगे आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अगर आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ध्यान रखिएगा, जैसे MnO2
2 लिखा है, तो इसमें Mn की पूछ रहा है कि क्या होगा। तो O2 में जैसे हम लोग ऑक्सीजन का पढ़ते हैं कि 1 का -2 होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि -4 हो जाएगा। तो -4 वहाँ पे है, तो इसका हम कितना रखें कि ये जो है इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान हम लोग 4 रखेंगे, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 4 होगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पूछ रहा है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम का, तो ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका आंसर बी डायरेक्ट आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। तो सबसे कम वायु प्रदूषण करने के मामले में कहेगा तो अभी हाइड्रोजन है ये जो, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये तीनों ही उच्च आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण के कारक हैं। अभी हम लोग जैसे हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ध्यान भी होगा आप लोग को कि हाइड्रोजन की तरफ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन हो गया या फिर हब हो गया, उस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि जल आयनिक लवणों का विलायक है, क्यों है ऐसा, मतलब रीज़न इसका पूछ रहा है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो अधिक होता है, इसी वजह से H2A जो है इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। तो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में अगर बात करेगा तो ये जो है वो आयोडीन रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो टेफ्लॉन के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका बहुलक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन करके आता है, उसी का ये बहुलक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो भारी धातु की बात करेगा तो ये ऑस्मियम करके हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो प्लैटिनम इसमें से हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये भी ध्यान रखना है, इन्हें कि अपने मन से लगा देना है बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, ठोस से गैस में। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन सब लोग पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो अभिक्रिया में 2 तरह से होते हैं, एक तो होते हैं जो भाग ले रहे हैं और दूसरे होते हैं जो उत्पाद बनते हैं। इसमें पूछ रहा है जो भाग लेता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो जो भाग लेगा वो अभिकारक होते हैं, ठीक है, और जो रिजल्टेंट बनता है वो उत्पादक होता है, उप उत्पाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्पादक। एल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। एल्कोहलिक किण्वन वाला पूछ रहा है कि एथिल एल्कोहल होता है, ये ध्यान रखिएगा, एल्कोहल वाले में जब भी बनेगा तो एथिल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब गोल्डन आवर के बारे में पूछ रहा है, किससे संबंधित है। तो मेडिकल सेक्टर में दिल के दौरा जो है, हार्ट अटैक जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास अपना रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, तो उसको कौन सा रक्त समूह दिया जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि O- जो है वो सर्वदाता होता है, तो डायरेक्ट इसी का यूज़ कर लेंगे, इस आपका आंसर डी हो जाएगा। वही अगर सर्वग्राही की बात कर लेगा तो इसमें AB+ होता है, भी लगभग सबको पता रहता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मनुष्यों में वृक्क तंत्र एक भाग है, पूछ रहा है कि कौन सा है, ठीक है, वृक्क तंत्र का एक भाग। तो इसमें उपापचय के लिए जो है वो मुख्य रूप से यूज होता है वृक्क का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए कि कौन सा विटामिन जो है शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ठीक है, शरीर द्वारा संग्रहित कौन सा नहीं किया जा सकता। तो इसमें विटामिन C जो है वो संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ विटामिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा ADE-K, तो ये जो है आपके वसा में घुलनशील होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा बस, और क्या। आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। दर्पण किस प्रकार का है ये पूछ रहा है, ठीक है। दर्पण या तो आपका समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, ठीक है, इसमें से सीधा ही दिखाई देता है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, दर्पण की अगर समतल दर्पण है तो आप उसके सामने अगर V वेग से जा रहे हैं तो उधर से आप 2V वेग से दिखेंगे, ये सब भी ध्यान रखिएगा। और उधर से कभी कभी पूछता है प्रश्न आपका कि अगर आप पूरे दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं तो उसके लिए दर्पण का जो ऊंचाई है वो आधा ही चाहिए होता है, तो ये सब भी ध्यान रख लीजिएगा, छोटा छोटा चीज़ है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से कौन सा मृत जीवी कवक है। मृत जीवी कवक के बारे में पूछ रहा है कि कौन इसमें से होगा, ठीक है। तो ये आपका पेनिसिलियम जो है वो आपका मृत जीवी कवक के रूप में जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मधुमेह होने का कारण क्या है। मधुमेह होने का कारण, तो इंसुलिन का कम उत्पादन जो है वो ये हो जाता है, जिसकी वजह से मधुमेह होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। शुगर हम लोग जैसे नॉर्मली कहते हैं, तो उस टाइप का।
नेक्स्ट आपका है कि मकड़ियाँ जो हैं किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती हैं। तो मकड़ियों के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ये ऑर्थोपोडा जो होता है उसमें आती हैं। तो ऑर्थोपोडा में वही कीड़े मकोड़े जो हैं वो संबंधित होते हैं। इसमें जैसे जोड़दार पैर होते हैं, बाह्य कंकाल वाले जीव शामिल होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है आपका कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है। मेडुला ऑब्लांगेटा बोल रहा है किस अंग का भाग है। तो हमारे मस्तिष्क का पिछला भाग हम लोग पढ़ते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से जाना जाता है, और मुख्य रूप से यह कहेगा तो श्वास हो गया, हृदय गति हो गया, रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में गांठें होती हैं। तो गांठ पूछेगा तो ये फलीदार पौधों में होता है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं, ये सब पढ़े भी होंगे आप लोग। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका, ये सब भी लगभग पढ़ा हुआ है। तो महाधिवक्ता पूछ रहा है, तो महाधिवक्ता का आर्टिकल पूछेगा तो 165 है, और ये राज्य का है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो राज्य में कौन आएंगे, राज्यपाल आएंगे। ठीक है, मेन आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हो गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हो गई थी, याद होगा। ये राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सबको ध्यान होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी से संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन 1992 जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से हम लोग 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसकी है। तो ये सब काम जो है संसद करती है, तो ये सब भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन पर आ जाइए। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो विधानसभा के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो टोटल 1/3 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1/3 जो है मेंबर चुने जाते हैं। ऐसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं ना कि वितरण इसका जो है टोटल कितना होता है। तो जितना विधानसभा सीट होगा, विधानसभा सीट का 1/3 जो होता है वो टोटल विधान परिषद में आते हैं। और विधान परिषद में कितने लोग आएंगे, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में 171 के 3 में है। ठीक है, सब क्लोज 3 में ये आपको वितरण देखने को मिलता है। और उसमें जैसे बताया गया है कि 1/3 जो है विधानसभा से होंगे, 1/12 कहेगा तो ये ग्रेजुएट वाले जो होते हैं, फिर 1/12 कहेगा तो ये उच्चतर या माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थान में जो टीचिंग किए हुए 3 साल उससे संबंधित हैं। और राज्यपाल की बात करेगा तो वो भी 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सब भी ध्यान होगा आप लोग को। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, तो वो सब ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती का मामला था 1973 वाला, ये सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इजीली आप इसको टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। 66 नंबर है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है। तो अल्पसंख्यकों को जो परिभाषित किया गया है वो भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अल्पसंख्यकों से संबंधित आर्टिकल भी आप लोग को ध्यान होगा, 29 और 30 के बारे में वर्णन है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं। तो सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेगा तो ये आपके सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक मतलब रहे हैं अपने पद पर। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष से भी कम रहा था, इस वजह से सबसे छोटा कार्यकाल इनका है। और सबसे बड़ी बात कि ये पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी उनकी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद के द्वितीय या फिर उच्च सदन का गठन कब हुआ था, दूसरा या फिर उच्च सदन का। तो ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो काका साहब कालेलकर, ये आप लोग पढ़े भी होंगे और आप लोग को याद भी होगा इसके बारे में ऑलरेडी। 1953 में इसका गठन किया गया था, तो ये सब आप लोग को ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किस कार्यवाही के बाद अधिनियम बन जाता है। तो सबको पता होगा, लोकसभा से आएगा तो राज्यसभा फिर राष्ट्रपति, और राज्यसभा से आएगा तो राज्यसभा लोकसभा फिर राष्ट्रपति, यानी कि फाइनली हम लोग को जाना है कहाँ पे, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दें। ठीक है, तभी जाकर के कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात का सही युग्म बताना है। ठीक है, भारत वाले में तो भारत में 943 और बाल लिंग मतलब भारत में लिंगानुपात कहेगा तो 943 है। ठीक है, और बाल लिंगानुपात की बात करेगा तो 919 है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत किसने दिया था। उपयोगिता का तो ये मार्शल के द्वारा दिया गया है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है
कि जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी और पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये एनडीपी हो जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला इसका है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है तो निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि समान वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये भी पूछ रहा है कि मतलब किससे संबंधित है, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ऐसा किया गया था, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेगा तो वही 97 से 2002 तक चला था, ध्यान होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि गैर निष्पादनीय, एनपीए की बात कर रहा है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां जो है उसके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है कि एक वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, ब्याज का भुगतान, ठीक है। तो ये तो गलत बात है, 365 दिन नहीं होता, ये 90 दिनों का टेन्यूर इसमें हम लोग ऐड करते हैं, तो ये गलत है आपका पहला। दूसरा लिखा हुआ है एक वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए। देखिए फिर से वही ये बोल रहा है कि 180 दिनों से अधिक, जबकि ये गलत है, ठीक है। फिक्स नहीं है, 365 तक भी हो सकता है, तो ये आपका ये भी गलत है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएगी, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहा जाता है। तो नॉर्मली आपसे डायरेक्ट परिभाषा ही दे दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या है, जीडीपी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान होगा आपको। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियमन कौन करता है। तो बाजार का नियमन जो है वो कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 के द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी आधार वर्ष चेंज होकर के नया बन गया है आपका 22-23 वाला, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विश्वनाथ गोल्डर समिति से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये दोनों हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, वाशिंगटन डीसी वाला, तो ये सब ध्यान होगा आप लोग को, चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जो है भारत में सेवा कर लागू किया गया था। सेवा कर पूछ रहा है, ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। तो राजा चेलैया समिति की बात करते हैं, तो इन्हीं के सिफारिश पर जो है इस पर लागू किया गया था, ठीक है। और ऐसा पहली बार 1994 में किया गया था, तो ये सब भी आप लोग लगभग देखते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं जो हैं विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में विदेशी बाजारों से धन जुटा सकते हैं। तो ऐसा पूछ रहा है किसके द्वारा है। ये मसाला बॉन्ड के तहत काम करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मसाला बॉन्ड के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ नदी के द्वारा अपरदन क्रिया के कारण बनती हैं, ठीक है। अपरदन, ये ज्योग्राफी अभी चल भी रहा है, उसमें बताया था कि अपरदन जब भी होता है तो ये किसके वजह से बनता है, ठीक है। तो ये गॉर्ज की बात कर रहा है मुख्य रूप से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ रहे हैं ना, भू आकृतियाँ नदी के द्वारा अपरदन क्रिया के कारण बनती हैं, तो भू आकृतियाँ जो है वो गॉर्ज के रूप में बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। जलोढ़ पंख हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे नदियाँ आती हैं, अगर नदियाँ और इनके साइड में जो आपका जलोढ़ मिट्टी विस्तारित होते जाता है, तो इसको हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं। बाढ़ का मैदान जहाँ पे बाढ़ वाला एरिया भरा रहता है, और डेल्टा तो सबको पता है, नदियाँ जहाँ जा करके, खास करके भारत के अगर पश्चिमी पूर्वी सेक्टर में देखें तो डेल्टा भरा हुआ है आप लोग का, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलित पर्वत पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सियरा नेवादा जो है वो, सियरा नेवादा वलित पर्वत नहीं है, जबकि रॉकी, एंडीज और हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन है आपका 83 नंबर की हमबोल्ट जलधारा पूछ रहा है कि किस गोलार्ध में प्रवाहित होती है। हमबोल्ट की बात करेगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिणी चिली से उत्तरी पेरू तक जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग कि कितने भारतीय राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ। तो जैसे भारत का देखिए मैप अगर आप देखते हैं तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा, यहाँ ऊपर से आके, ठीक है। तो ये वाला पूछ रहा था, यहाँ पे लद्दाख वाला है, फिर उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर वाला आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाद आपका पंजाब वाला, पंजाब के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका गुजरात वाला। तो ये 5 जो है आपसे टच करते हैं। तो वही पूछ रहा है पाकिस्तान के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 राज्य हैं और 2 यूटी हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। तो ये राज्य पूछा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाइए, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। जूट की बात करेगा तो ये मुख्य रूप से जो है वो पश्चिम बंगाल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 86 नंबर है कि भारत के सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक भूभाग में तो सबसे ज़्यादा अभी ऊपर बताए थे जलोढ़ मिट्टी जो है वही पाई जाती है, जिसको एल्यूवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह कुल भूमि का लगभग 43% जो है भारत का कवर करती है, एक डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट जो है एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में अवस्थित है? एशिया और प्रशांत के बीच में, तो ये फिलीपीन की जो प्लेट है इसको ध्यान रखिएगा, ये इसके बीच में अवस्थित आपको मिल जाएगी। अगर वर्ल्ड मैप आप पढ़े हुए हैं तो ईजिली आप देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? ठीक है, शांत घाटियों का देश, तो ये लेसोथो जो देश है इसको कहा जाता है शांत घाटियों का देश, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य आंसर इसका आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा है, तो लैंडफॉल द्वीप जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार का, ठीक है। अंडमान निकोबार में हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को बताया भी है कि अंडमान निकोबार जो है 2 भागों में विभाजित है, एक तो अंडमान के 4 द्वीप और उसके बाद निकोबार के 3 द्वीप, तो इनको दो जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये सब ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार किस देश में है? स्वर्ण खान भंडार जो है विश्व का सबसे बड़ा कहाँ पे अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान होगा आप लोग को। तो ये सब चीज़ भी आप लोगों को एक एक करके देखते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये अफ्रीका वाला पूछ रहा है, तो अफ्रीका में हम लोग सवाना के नाम से इसको जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डाउन्स की बात करेगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, प्रेरीज आपका अमेरिका वाला में है, स्टेपीज भी करेगा, दूथरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भूकंपीय तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंपीय, तो ये सिस्मोग्राफ हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, जो रिक्टर स्केल पर 0 से 10 के बीच में अभी हम लोग देखते हैं। और अभी देखिए रिसेंट का आप लोग पढ़े होंगे 8.8 के आसपास जो आया था, रशिया के जो है प्रायद्वीप था उसी के पास आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करेगा तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग मेंस वगैरह में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसके बारे में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो ये जो है अभ्रक मुख्य रूप से इसका यूज़ किया जाता है, आप लोग भी देखते होंगे, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका नवसादी चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला लिखा है कि अवसादी चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों के अवक्षय से बनती हैं, सही बात है। दूसरा लिखा है कि ये चट्टानें अक्रिस्टलीय होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, अक्रिस्टलीय होती हैं। और दूसरा सी लिखा हुआ है कि ये चट्टानें परतों में निक्षेपित होती हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और चौथा लिखा हुआ है कि ये चट्टानें पानी में नहीं बन सकती, ये गलत है, पानी में बन सकती हैं चट्टानें, ऐसा कुछ आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। तो तलछट के पास आपका मिल जाता है। चलिए ये आंसर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है? ठीक है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा बिहार स्पेशल में और याद भी होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत वही 1872 में बिहार शरीफ में वैसे महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण केशव राम भट्ट ने की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो बिहार में पूछ रहा है, तो ये इमदाद अली खान जो हैं इनके द्वारा 1868 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये चीज़ जो है नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ कि पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो यह जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका देख लीजिए कि नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने किया था? ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ी में, तो नागार्जुनी पहाड़ी में ये सब जो है दशरथ के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, एक तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, एक दशरथ के द्वारा, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान होगा आप लोग को। आजीविकों के लिए बनवाया गया था और आजीवक संप्रदाय की स्थापना वही मकलीपुत्र गोसाल ने की थी, सब याद होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो मगध और तिरहुत इन क्षेत्रों पर जो है आक्रमण करते हुए गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लगभग 1324 ईस्वी के आसपास की घटना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग 101 नंबर पर, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? ठीक है, तो बिहार का शासक पूछ रहा है उस समय कौन था? तो जलाल खान नुहानी के नाम से था, ये ध्यान रखिएगा, उस समय जब ये मरा था, ठीक है। और मुगल की स्थापना कहेगा भारत में तो यही बाबर ही करने वाला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। पूछ रहा है कि आपका 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? ठीक है, दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये दानापुर के अंग्रेज अधिकारी की बात करेगा तो विलियम टेलर वही था, पटना वाला मुख्य रूप से, और जनरल लॉयर, तो ये दोनों ही थे उस समय मुख्य रूप से जो काम करते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेगा
तो 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया था। इसमें बिहार से कौन शामिल थे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो एक मजहरुल हक आपके शामिल थे, इसको ध्यान रखिएगा, और एक सच्चिदानंद सिन्हा, ये हो जाएंगे। तो 2 लोग इसमें शामिल थे, यानी आंसर आपका डी होगा। ये सब ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि कोपेन के अनुसार जो है वो जैसे बिहार को अगर देख लेंगे आप लोग, तो ये बिहार के बारे में पूछ रहा है कि कोपेन के अनुसार बिहार का मैप लगभग इस टाइप का है, कुछ आयताकार। इसमें पूछ रहा है कि कोपेन के अनुसार जो बांटा गया दक्षिणी बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दक्षिणी वाला पूछ रहा है। तो दक्षिणी जो है वो AW कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जबकि उत्तरी की बात करेगा तो ये CWG होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुख्य रूप से। नेक्स्ट आ जाइए, बिहार के किन क्षेत्रों में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो ऐसे उत्तरी बिहार वाला जो ये एरिया जो है, यहीं पे आपको बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूर्णिया हो गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जो है, किशनगंज, सहरसा, पश्चिमी चंपारण के कुछ हिस्सों में भी मिल जाएंगे। तो ये आंसर आपका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 106 नंबर पूछ रहा है आपसे, बिहार के किस जिले में जो है नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई की जाती है। तो नहर के माध्यम से अधिकतम सिंचाई कहेगा तो रोहतास में की जाती है। धान की पैदावार जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में यहीं होता है, इसीलिए रोहतास को धान का कटोरा भी कहा जाता है। जबकि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी रोहतास पूरे बिहार में नंबर 1 पर आता है। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, पूछ रहा है नेक्स्ट, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार वही 24-20-10 से लेकर के 27-31-15 तक रहता है। तो ये तो लगभग रटे होंगे, तो याद होगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन योजना कब शुरू किया गया था। तो 7 निश्चय वन की बात करेगा तो 2015 में शुरू की गई थी ये योजना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कोई है नहीं तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे 7 की बात करेगा तो ऐसे आर्थिक हल युवाओं को बल हो गया, पहला आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ हो गए, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, ऐसे करके था। अब तो वर्तमान में बात करेंगे तो 7 निश्चय 2 भी आ गया है। 7 निश्चय 2 की बात करेगा तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव हो गया। उसके बाद हो गया सुलभ संपर्कता, कनेक्टिविटी, और उसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सब जो है अभी 2 वाले में भी चल रहा है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। 1 और 2 वाला भी चल रहा है बिहार का। नेक्स्ट आपका एक जल जीवन हरियाली के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि 28-29 तक इसका टेन्योर बढ़ा दिया है, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच जो होते हैं, ठीक है, ये सब पता होगा आप लोग को। नेक्स्ट आपका लिख रहा है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल वही जाकिर हुसैन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अब देख लीजिए, 111 नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की थी। जलवायु मिशन की शुरुआत, तो ये अभी करंट में आप लोग पढ़े होंगे, इंदौर के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्यजीव के अवैध शिकार को रोकने हेतु गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR चालू किया है। तो गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR अभी सुबह में ही करंट में पढ़े हैं, कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है मुजफ्फरपुर के गंडक नदी में बनाया जाएगा। ऐसा ये सब देखिए हम लोग सुबह में ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो सुबह में जो करंट का क्लास हम लोग का चलता है तो उसमें आप लोग ये पढ़ रखे हैं कि गोपालगंज में गंडक नदी पर बनेगा, न कि मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखा हुआ कि घड़ियाल जो है IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में अवस्थित है। तो ठीक बात है, ये संकटग्रस्त श्रेणी में अवस्थित है, तो इसका आंसर आपका केवल 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा सही है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण जो है भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया था। तो ठीक बात है, 9 जनवरी को वही गांधी जी के आगमन के बाद हम लोग मनाते हैं, और इस बार 18वां संस्करण मनाया गया था भुवनेश्वर में, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम हो गया, सही बात है। तीसरा लिखा हुआ है कि इस वर्ष का विषय जो है मतलब थीम पूछ रहा था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा लिखा हुआ है कि इस बार का मुख्य अतिथि वही त्रिनिडाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। आज मॉर्निंग वाले क्लास में ही सेम चीज़ यही पढ़े हुए हैं, तो चारों ही सही था, आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो मॉर्निंग का क्लास आप लोग मिस नहीं किया करिए, वो बहुत ही काम के लायक है आपके। नेक्स्ट आपका लिख रहा है ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करें और बताएं स्टेटमेंट में कौन सा सही है। ठीक है, ये भी आज ही मॉर्निंग में पढ़ा हुआ है, चीज़ें देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विशाखापट्टनम के पास पुदिमका जगह पर किया गया था, तो सही बात है। दूसरा लिखा है कि यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। तीसरा है कि इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी, तो ये भी सही बात है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मेथनॉल, ग्रीन यूरिया का यूज़ किया जाएगा, सही है सब। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने 21 नवंबर 2024 को तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब उद्घाटन किया गया है, तो ये चौथा संस्करण था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय गणित दिवस। ये भी आज मॉर्निंग का ही क्वेश्चन था, पढ़े हुए थे, सर बताए थे आप लोग को कि 22 दिसंबर को जो है हम लोग गणित दिवस मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बी आंसर होगा इसका, ई भी। तो ऐसे गणित दिवस के बारे में पढ़े होंगे कि ये जो गणितज्ञ थे ना रामानुज, हम लोग के यहाँ श्रीनिवास रामानुज, उन्हीं के जन्म दिवस का जो 125वां वर्षगांठ था, उसी समय ये न मनमोहन सिंह जो थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था 2012 से। तो ये सब आज सुबह में देखिए सर आप लोग को क्लास में समझाए थे, तो आज का क्लास जो करे होंगे उनके लिए तो बहुत ही ईजी रहा होगा। चलिए आगे आ जाइए, 118 नंबर बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना, इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है स्टेटमेंट वो बताना है। पहला तो है यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना जो है। दूसरा लिखा हुआ है कि इस योजना में 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से सुधार करके 930 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कि माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात जो है 75.51% से 79.4%, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। ये सब देखिए मॉर्निंग क्लास से ही मिल रहा है आपको, एकदम हू बहू लाइन बाय लाइन भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो सब क्लास आप लोग मिस नहीं किया करिए। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट आप देख लीजिए कि इसमें भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इस सब आज सुबह में आपको पढ़ाया गया है कि चेन्नई में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ICMR जो है उसी के द्वारा, और जो आपका था मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा मिल करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है इनक्वाइस है, और उसके शरत सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है कि इनक्वाइस जो है इसने समुद्री बचाव कार्यों में सुधार के लिए अपने शरत सिस्टम को शरत 2 में अपग्रेड कर दिया है, शरत से शरत 2 में, तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा लिखा हुआ है कि शरत सिस्टम को मूल रूप से 2016 में, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कि शरत समुद्र में वस्तुओं और व्यक्तियों के बहाव की भविष्यवाणी हवा धाराओं और तरंगों के आधार पर करता है, बिल्कुल ठीक बात, ये तीनों ही सही है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, होमी भाभा चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या है होमी भाभा चेयर जो है। ठीक है, तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए मान्यता और अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये सब भी ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट आपका है कि जलवाहक योजना जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, जलवाहक योजना। ठीक है, तो इसमें जो है इसका उद्देश्य मुख्य रूप से वही अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, तो ये सब बनाए हुए आप लोग, सही जवाब है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 22वां जो है काग्यू मोल्लम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी गया जी वाला जो नाम चेंज हुआ था उसी जगह पर इसको काग्यू मोल्लम करके मनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोधगया के महाबोधि मंदिर में मनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक देश एक चुनाव जो है वो हेतु गठित 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये PP चौधरी आप लोग पढ़े होंगे, और सुबह में भी ये सब देखिए मिलते जा रहा है, करंट अभी हूबहू था आज का, तो आपको करंट नहीं छूटना चाहिए था। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, तो ये आपको मिल जाएगा मसाली गांव करके हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान होगा आप लोग को। मसाली अगर पूछेगा कहाँ पे, तो ये गुजरात में है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मसाली गांव आपका हो गया, ध्यान रखिएगा गुजरात वाला, इसको ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, लगभग 800 लोग यहाँ पे निवास करते हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुशासन की बात करेगा तो हम लोग पढ़ रखे हैं ना, 25 दिसंबर को ये चीज़ हम लोग मनाते हैं। तो ये विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, वही 25 दिसंबर और थीम दोनों याद रखेंगे।
नेक्स्ट आपका है कि अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय की पहल? अमृत परंपरा पूछ रहा है, तो अमृत परंपरा जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई एक योजना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO के द्वारा एक पहल की गई है, परीक्षण की गई भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत हम लोग को बताना है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि यह 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पायलट ले जा सकती है, सही बात है। दूसरा लिखा हुआ है कि भारत यह ध्वनि से 5 गुना कम गति से उड़ान भरने में सक्षम है, 5 गुना अधिक होगा न कि कम होगा, ठीक है, तो ये गलत है आपका, देख लीजिएगा। तीसरा लिखा है कि इसका परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से था, बिल्कुल ठीक है। चौथा है कि यह क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइल के फीचर से लैस है, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। 128 हो गया, 129 पर आ जाते हैं। SpaceX के द्वारा भारत के लिए लॉन्च किया गया नया संचार उपग्रह का नाम पूछ रहा है कि लेटेस्ट वाला भी जो था वो कौन सा था, तो GSAT हम लोग अभी लॉन्च किए थे, GSAT-N2, ये ध्यान होगा आप लोग को, ठीक है। GSAT-N2 करके हम लोग पढ़ते हैं, वो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी लॉन्च किया गया था उसके द्वारा, हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑन्कोरियोसिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस के उन्मूलन के बारे में पूछ रहा है, स्टेटमेंट कौन सा सही है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि 30 जनवरी 2025 को नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोरियोसिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, बिल्कुल ठीक बात है, नाइजर ऐसा किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि यह उपलब्धि नाइजर को दुनिया भर के उन देशों में शामिल करती है जिन्होंने इस बीमारी को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, जिसमें कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको शामिल है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। पूछ रहा है कि केंद्र सरकार और ADB के बीच में हस्ताक्षरित 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते से संबंधित परियोजना का नाम क्या है, ठीक है। तो ये परियोजना जो है आपका भारत का स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण करना, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी ADB के द्वारा एक पैसे को लेकर के समझौता रद्द भी हुआ था, कार्बी आंगलोंग जो कि असम की जनजाति है वो विरोध की थी उसका, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुकाब नामक 50 बिलियन डॉलर की परियोजना किस देश ने शुरू की है, तो ये मुकाब कहाँ से शुरू हुआ है वो पूछ रहा है। तो मुकाब जो है सऊदी अरब के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक अपने शहरी परिदृश्य को नया आकार देने हेतु इसको शुरू किया है, इस ध्यान रखिएगा। जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही है, ठीक है, मुकाब करके है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यह घनाकार संरचना 1300 फीट यानी कि लगभग 396 मीटर की ऊंचाई और 1200 फीट की चौड़ाई तक बनने वाली है, ठीक है। तो अगर ऐसा बन के तैयार हो जाएगा तो उसको देख सकते हैं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि कथन दिया हुआ है उनमें से कौन सा सही है। पहले सही गलत आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछ रहा है सही कौन सा है। पहला लिखा हुआ है इसमें देख लीजिए कि INSV तारिणी नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के लिए 24 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई थी, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा लिखा हुआ है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INSV तारिणी को 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर गोवा से रवाना किया था, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा लिखा हुआ है कि अग्नि योद्धा 2024 यानी कि XAW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा आप देख लीजिए, चौथा अग्नि योद्धा 2024 का 13वां संस्करण जो था इस बार आयोजित हुआ था, तो बिल्कुल ठीक बात है। अग्नि वॉरियर वही संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारतीय सेना और सिंगापुर के बीच में होता है, तो ठीक बात है, बिल्कुल सही है, 13वां अभ्यास भी था। इस तरह से इसका आंसर जो है वो चारों सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रूपा दिलना करके इसमें याद होगा, INS तारिणी में जो है शामिल महिलाएं थीं उनको भी नाम याद रखिएगा, रूपा और दिलना करके थी, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जापान का क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट विकसित किया था, तो जापान का लिग्नोसैट ध्यान होगा आपको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ठीक बात है। और मैग्नोलिया नाम की लकड़ी थी, भी ध्यान रखिएगा, वहाँ से जो लॉन्च किया गया था। दूसरा लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता किया है, ठीक बात है। तीसरा लिखा हुआ है कि चीन ने पेरू में चाणक्य में मेगापोर्ट का अनावरण किया है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट होगा, ठीक बात है, यानी कि तीनों ही सही बात दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत ने 21 जनवरी 2025 को किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है, तो ये पर्यवेक्षक देश की भूमिका कहेगा, तो यूरोड्रोन कार्यक्रम जो था उससे संबंधित था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं
ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के बारे में पूछ रहा है, कौन सा गलत है, ठीक है, सही नहीं है, ये सब ध्यान रखना है आपको, गलत हम लोग को ढूंढना है। पहला लिखा हुआ कि इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी, बिल्कुल ठीक बात है, पहली बार 2001 में ही इसकी पहचान की गई थी, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ कि यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा लिखा है कि इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा लिखा है कि वर्तमान में इसका विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका उपलब्ध है, ये गलत बात है ना, टीका नहीं उपलब्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 137 देख लीजिए कि भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण, ये भी आज मॉर्निंग वाले में ही सर बताए हैं, ठीक है, कि ये कहाँ शुरू किया गया है। तो चेन्नई में शुरू किया गया था, 410 मीटर का लंबाई है इसका जो शुरू किया जा रहा है IIT मद्रास द्वारा, और इसके लिए एक कह सकते हैं कंपटीशन भी स्टार्ट किया गया था आयोजन करके प्रतिस्पर्धा के रूप में, ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। और हाइपर लूप परीक्षण बहुत अच्छे तरह से सर आप लोग को मॉर्निंग में समझा रखे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार, पूछ रहा है कि कहाँ पे आयोजित हुआ था पूर्वी प्रहार, तो ये अरुणाचल प्रदेश में था, इसको ध्यान रखिएगा, पूर्वी प्रहार करके आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत और रूस के बीच में हस्ताक्षरित पॉन्टीर वेरिएंट समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे पॉन्टीर वेरिएंट के बारे में, ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट के बीच में सहयोग पर अनुमति जो है उसी के बारे में है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्वेश्चन जो है 140 नंबर इस सेट का ध्यान रखिएगा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बीमटेक ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेनदेन के लिए किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है। तो डिजिटल मुद्रा को शुरू किया गया है अभी कौन सा, तो वो बीम कॉइन था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के द्वारा अपने नाम पर बीमटेक था तो बीम कॉइन लॉन्च किए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के सेट को कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि सेट आपको ईजिली समझ में आया होगा। चलिए सेट में कंटिन्यू रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।